परमाणु एवं अणु। इसमें हम परमाणु क्या है और अणु क्या है इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। परमाणु के बारे में पहले लोगों को बहुत विस्तार से नहीं पता था। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ के विभाजिता के मत के बारे में भारत ने बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। अब समझ रहे हैं, सबसे पहले चीजों को समझा जाता था कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो दिखाई देती हैं और वो किसी छोटे कणों से बनी हुई नहीं। तो महर्षि कणाद ने विचार दिया कि द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो उसके छोटे छोटे कण होते जाएंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब हम उसे और छोटा विभाजित नहीं कर सकते, और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। कि प्रश्न ये उठा कि हमें वो कण एक छोटे छोटे कण दिखाई क्यों नहीं देते, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में रूपों को प्रदान करते हैं। अगर हम एक लोहे का टुकड़ा देख रहे हैं तो वो लोहे के बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ऐसे कुछ विचार ग्रीक दार्शनिकों ने भी दिए थे, लेकिन ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे, यानी कि ये केवल विचार थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता लगाने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। तो वैज्ञानिकों के मन में ये प्रश्न उठने लगे थे कि तत्व कैसे हैं और ये क्यों संयोग करते हैं और कैसे संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता होगा। तो ये वैज्ञानिकों के दिमाग में प्रश्न उठे। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने अपनी खोज की और उसके बाद बहुत नई नई जानकारियां हमें पता लगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली कोशिश फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंतोइन एल लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए। इन नियमों ने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ये नियम तत्वों के परस्पर संयोजन करने के सिद्धांत को बतलाते हैं। तो सबसे पहले लवाइजिए ने बहुत सारे प्रयोग किए, उसके बाद प्राउस्ट ने भी कुछ ऐसे ही प्रयोग किए और उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। ये नियम क्या है, जरा आइए इनके बारे में जानते हैं। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान सदैव सुरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। यहां यह बताया गया कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हम जितना द्रव्यमान लेंगे उतने ही द्रव्यमान के उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कुछ वस्तुएं लेते हैं जो क्रिया करके नई वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमने लिया क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, और जलने पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस नियम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का भार ऑक्सीजन और कार्बन के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरह अगर हम 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेकर उन्हें परस्पर जलाएं तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ना तो ये घटेगा द्रव्यमान और ना ये द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित होता है और न पैदा होता है, यानी कि जितना हम लेंगे उतना ही हमें प्राप्त होगा, ना तो बढ़ सकता है ना ही वो घट सकता है। दूसरा जो नियम प्रतिपादित हुआ था वो था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के तत्व, यौगिक जैसे कि जल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपस में मिले हैं रासायनिक रूप से, उसे यौगिक कहते हैं। तो किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस सिद्धांत को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात एक ही बात है। लवाइजिए तथा अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से लिया जाए। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए हम जल लेते हैं, तो जल एक यौगिक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो दो तत्व हैं, जो दो तत्व यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। तो हमारे पास जल जो है, जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक रूप से मिलने से बनता है। इस यौगिक जल में प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो हम कहीं से भी जल लेंगे, यदि हम उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो उसमें 1 ग्राम यदि हाइड्रोजन निकलेगी तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, वो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ध्यान देना आपने। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उनका द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होगा, क्योंकि तत्व जो है वो एक निश्चित संख्या में ही जुड़कर यौगिक बनाते हैं। यदि हम जल कहीं से भी लेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तो उसके द्रव्यमान का अनुपात भी सदैव स्थिर होगा, 1:8 होगा। उदाहरण के लिए यदि हम 9 ग्राम जल लें तो 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करने से 9 ग्राम जल बन जाएगा। तो इस और विस्तार से आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। इसके बाद जब ये ऐसा हो गया तो डाल्टन ने उसके बारे में अपने नए विचार रखे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के द्वारा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो यह अवधारणा बहुत नई अवधारणा थी और इसके बाद काफी कुछ बदल गया था। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या अवधारणा दी, ये जरा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो ये द्रव, चाहे द्रव्य कुछ भी हो, ये तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, मिश्रण हो सकते हैं, कुछ भी हो, ये सब परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरी, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न उनका नाश होता है। तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य सूक्ष्मतम कण कहा। दिए गए तत्व के सभी परमाणु, जैसे कि हम लोहा ले लेते हैं, तो उसके सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। ऐसे अगर हम सोने का ले लें तो सोने के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, चांदी के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगली बात में वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। यदि हम एक लोहा लेते हैं और एक चांदी लेते हैं तो इनके परमाणु बिल्कुल अलग अलग होंगे, द्रव्यमान में भी और रासायनिक गुणधर्मों में भी। पांचवी बात वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। तो तत्वों के परमाणु जो है परस्पर छोटी संख्या में अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो कोई भी यौगिक लेंगे उसमें परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होगी और प्रकार भी निश्चित होंगे। जैसे अगर हम जल की अभी मैं बात पढ़ी तो जल में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होगा, तो संख्या केवल 3 होगी और प्रकार भी निश्चित होंगे कि 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा। तो इस प्रकार डाल्टन ने अपने 6 परमाणु सिद्धांत दिए
आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से याद कर लेने चाहिए। ये परीक्षा उपयोगी तो है ही, साथ साथ अगले कक्षाओं में भी, अगले समय में भी आपको ये बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। अब परमाणु क्या है? अगर हम वर्तमान परिभाषा परमाणु की पढ़ें तो परमाणु तत्व का वह छोटा कण है, वह सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। द्रव, ठोस व गैस सभी पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। तो फिर अणु क्या है? अणु तत्व का तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो परमाणु और अणु में अंतर क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण है तत्व का जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। स्वतंत्र कौन रहेगा? अणु रहेगा। अब अणु में तो एक परमाणु का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, अधिक का कितने का भी हो सकता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो परमाणु का आकार कितना है? परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु गोलाकार होता है। अब चूंकि परमाणु गोलाकार होता है अतः परमाणुओं का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर तय किया जाता है। एक गोले की त्रिज्या से तो गोले को माप सकते हैं, या परमाणुओं का आकार उसकी त्रिज्या को मापकर तय किया जाता है। तो परमाणुओं की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। नैनोमीटर एक बहुत छोटी इकाई है। कितनी छोटी है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की शक्ति 9 नैनोमीटर के। तब समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा। कुछ तत्वों के आकार हम परमाणु के आकार की तुलना कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का आकार जो है वो 10 की शक्ति -10 मीटर के आसपास होता है, बहुत ही छोटा है। जल के अणु का आकार 10 की शक्ति -9 मीटर के आसपास, जबकि बालू के कण का आकार 10 की शक्ति 4 मीटर के आसपास, चींटी का आकार 10 की शक्ति -2 मीटर के आसपास, और तरबूज का आकार, एक बड़े से तरबूज का आकार 10 की शक्ति 1 मीटर के -1 मीटर के आसपास होता है। तो जब बहुत से तत्वों को खोज लिया गया तो इन तत्वों के सामने एक समस्या आई, इन तत्वों को लिखें कैसे? क्या हम इन्हें इनके सिर्फ नाम लिखें जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन? अगर हम ऐसे लिखें तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द हो जाएंगे लिखने के लिए। तो सुविधा के लिए ये विचार किया गया कि क्यों ना हम इनके प्रतीक लिख लें। तो सुझावों की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु के अलग प्रतीक निर्धारित किया गया है। जॉन डाल्टन जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ने सर्वप्रथम तत्वों के लिए प्रतीक चिन्ह का सुझाव दिया था। उन्होंने उस समय तक खोज किए गए तत्वों के प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। डाल्टन ने इस तरह के प्रतीक चिन्ह दिए थे। उसने कहा हाइड्रोजन के लिए गोला लगाओ, बीच में बिंदी लगा दो, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। एक गोला लगाकर बीच में क्रॉस लगा देने से ये फास्फोरस का चिन्ह हो जाएगा। और कॉपर में बीच में सी लिख दो, इस तरह गोल्ड में बीच में जी लिख दो, कार्बन को खाली छोड़ दो, सल्फर में प्लस का निशान लगा दो, शीशा में एल, लेड लिख दो, है ना, एल हो गया लेड, प्लेटिना में पी लिख दो, ऑक्सीजन को बिल्कुल खाली छोड़ो लेकिन काला मत करो बीच में से, है ना, आयरन को I1 लिख दो, आई लिख दो, और इसी तरह से सिल्वर को S लिख दो, पारे को बिंदिया लगा दो। तो ये अब एक और नई समस्या आ गई थी कि तत्वों के इस तरह के प्रतीक चिन्ह याद कैसे किए जाए, क्योंकि व्यवहारिक तो बात नहीं है ये। हमें नाम याद करना था, नाम को बड़ा बड़ा अक्षर लिखने की वजह से तो हम चिन्ह ढूंढ रहे थे। अब इन चिन्हों को कैसे याद किया जाए कि कौन सा चिन्ह किसका होगा, तो ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। इसके बाद नए आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान किया। बाद में बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के उनके नाम के पहले अक्षर या पहले 2 अक्षरों से निरूपित किया जाए। तो बर्जीलियस ने सुझाव दिया भाई जैसे हम नाम रखना चाहते हैं किसी का हाइड्रोजन का, तो उसके लिए क्यों ना हम H लिख दें बस। और अगर हीलियम आ गया तो हीलियम का भी H तो पहले से हम हाइड्रोजन को दे चुके हैं, तो हीलियम के लिए HE लिख दें। तो इस तरह से उसने कहा कि तत्वों को उनके नाम के पहले अक्षर या पहले 2 अक्षरों से निरूपित किया जा सकता है। प्रारंभ में तत्वों का नामकरण
उनके सर्वप्रथम पाए गए स्थान के आधार पर दी गई। जैसे कॉपर को साइप्रस कहते थे, इसलिए Cu कॉपर का प्रतीक चिन्ह बना दिया गया और उसका नाम कॉपर रख दिया गया। कुछ तत्वों के नामों को उनके विशिष्ट रंगों के आधार पर कहा जाता था, जैसे कि सोने को गोल्ड कहते थे। अंग्रेजी में उस शब्द का अर्थ होता है पीला, तो गोल्ड शब्द का अर्थ होता है पीला, तो सोना पीला होता है इसलिए उसे गोल्ड कहने लगे। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षरों में और दूसरे को सदैव छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि आप यहां प्रतीकों को देख सकते हैं कि अगर हमें एल्यूमिनियम लिखना है तो हम A बड़ा और L छोटा लिखेंगे। आर्गन के लिए AR, A बड़ा R छोटा। बेरियम के लिए B कैपिटल और A स्मॉल। बोरॉन के लिए कैपिटल B। ब्रोमीन के लिए कैपिटल B और स्मॉल R। ऐसे कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO। आपको प्रतीक चिन्ह याद करने चाहिए, अगली कक्षाओं में आपके याद आएंगे, काम आएंगे। ऐसे स्वर्ण गोल्ड के लिए AU और हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I। इस तरह सभी तत्वों के लिए अब प्रतीक चिन्ह दिए जा चुके हैं। तो आइए विस्तार से और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है जो बाकी किसी तत्व का नहीं होगा। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। तो डाल्टन ने अपनी बातों को इतनी अच्छे तरह से समझाया कि वैज्ञानिक प्रेरित हो गए कि क्यों ना हम परमाणु द्रव्यमान का पता लगाएं। चूंकि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत कठिन था, अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उनसे उत्पन्न यौगिकों के आधार पर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। सापेक्ष का मतलब है तुलना, एक बड़े ढेर को देखकर उसके छोटे कण का द्रव्यमान पता लगाना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। अब 3 ग्राम हमने कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो गई। तो हमें इससे पता चला कि भाई कार्बन का जो भार है, द्रव्यमान जो है, वो ऑक्सीजन से कम है। मान लीजिए एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लें। यदि हम कार्बन को 1 मान लें तो कार्बन को 1 U और ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। U यहां पर यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को उन द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले AMU लिखते थे, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब ऐसा नहीं लिखते, अब केवल U लिखते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में इसको लिखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान की अंग्रेजी में एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त नाम AMU है। तो पहले AMU लिखा जाता था शब्दों के सामने, भार के सामने, द्रव्यमान के सामने। अतः शुरू में परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी नाम के संक्षिप्त नाम AMU को परमाणु द्रव्यमान के रूप में उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC के अनुमोदन के पश्चात केवल U को परमाणु द्रव्यमान के संकेत के रूप में उपयोग किया जाने लगा। U का अर्थ है यूनिफाइड मास यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान। प्रारंभ में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की गणना के लिए ऑक्सीजन को मानक के रूप में लिया गया। भाई किसी एक को तो हमें आधार मानना होगा ना, जिसके आधार पर बाकी तुलना। हमें एक तरफ जब हम कोई चीज तोलते हैं तो हमें एक तरफ तो बटा रखना ही पड़ता है ना। तो सबसे पहले इसके लिए ऑक्सीजन को मानक के रूप में लिया गया और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के
1/16वें भाग को इकाई मान लिया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ। अब ऑक्सीजन को परमाणु द्रव्यमान के लिए क्यों उपयोग किया गया मानक के रूप में? क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो हमने पढ़ा, यहां पहले AMU की जगह U प्रयोग होने लगा था। तो पहले हमारे सापेक्ष द्रव्यमान के लिए ऑक्सीजन प्रयोग होता था और बाद में कार्बन को उपयोग किया जाने लगा। परंतु बाद में 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई मान लिया गया। अब 1/12 कर दें, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, उसका 1/12 करने पर कितना होगा? 1 प्राप्त होगा। तो हमने इसे 1 मान लिया था। अर्थात एक परमाणु द्रव्यमान बराबर है 1U। 1U बराबर है कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। असल में पाया गया कि कार्बन का द्रव्यमान 12U होता है। तो अगर उसका हम 12वां हिस्सा ले लें, इनकी 1/12 ले लें, तो 1U के बराबर होगा। इसी आधार पर कार्बन के 1/12वें भाग को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक इकाई मान लिया गया। यदि हाइड्रोजन का परमाणु 1U है, तो हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के 1 गुना भारी है, तो 12वें भाग के बराबर हो जाएगा। तो तब हम कहेंगे कि यह परमाणु का द्रव्यमान 1U है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के 16 गुना भारी। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के 14 गुना भारी। अतः परमाणु के द्रव्यमान की गणना कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के सापेक्ष की जाती है। तो अब कार्बन 12 को आधारभूत रूप से द्रव्यमान इकाई मान लिया गया है और अब उसी के साथ तुलना करके सापेक्ष द्रव्यमान के द्वारा बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान को मापा जाता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा अब हम क्या लिखेंगे कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो अब यह तरीका है निकालने का किसी भी तत्व का द्रव्यमान निकालने का। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U यूनिफाइड और सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और मैग्नीशियम का 40 यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। तो ये तत्व, हमें बहुत से तत्वों का द्रव्यमान अब ज्ञात है। आप इन तत्वों का द्रव्यमान याद कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले जो गणनात्मक प्रश्न होंगे उनको निकालने में आसानी होगी। तो ये परमाणु जो इतने छोटे हैं, ये अस्तित्व में कैसे रहते हैं? परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इस कारण से ये परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण परमाणु अणु, आयन या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये अणुओं के रूप में या यौगिक के रूप में या आयन के रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र नहीं मिलते। परमाणु अणु आयन और यौगिक बनाते हैं। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। तो जो भी हम द्रव्य देख रहे हैं, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, वो परमाणुओं का एक पुंज है, एक गुच्छा है परमाणुओं का। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के परमाणु अधिकांश तत्वों के साथ संयोग कर यौगिक बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु यानी कि O2 बना लेते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के परमाणु भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, तो हाइड्रोजन के परमाणु अणु के रूप में अस्तित्व में रहता है, यानी कि वो H2 हाइड्रोजन गैस बना लेता है। क्लोरीन के परमाणु भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, तो वो भी क्लोरीन अणु के रूप में अस्तित्व होते हैं, यानी कि क्लोरीन अणु यानी कि Cl2 क्लोरीन का अणु बना लेते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा के तत्व कई परमाणु मिलकर पुंज बनाकर अस्तित्व में रहते हैं, जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं। एक लोहे का रॉड, एक तांबे का सिक्का या एक चांदी का सामान केवल एक परमाणु नहीं है, बल्कि असंख्य परमाणुओं का पुंज मिलकर बना हुआ है, जिसे छूकर या देखकर महसूस किया जा सकता है। सोना, चांदी, तांबा आदि के परमाणु
अलग हों तो वह दिखाई नहीं देंगे, वो इतने छोटे हैं कि हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से तो क्या केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए ये पुंज बनाकर रहते हैं।